हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, और टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। लास्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का मॉडल पढ़ चुके थे, और जिसके आधार पर निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ था कि परमाणु में अधिकांश भाग रिक्त होता है और परमाणु में समस्त धन आवेश परमाणु के मध्य में रहता है, जिसे हमने नाभिक कहा था। जस्ट उसी से आगे स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी। प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के मध्य में उपस्थित होता है, जिसे उसने नाभिक कहा था। ये नाभिक। बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। बट अब क्वेश्चन बेटे ये उठता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा, तब दिशा बदलने के साथ साथ, जैसे यहां से v वेग से चक्कर लगा रहे हैं, बट इस कंडीशन में यहां पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन की दिशा में परिवर्तन होगा, और दिशा में परिवर्तन होने के साथ साथ वेग परिवर्तित होगा, और वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? त्वरण। अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति से गति करता है, ये आवेशित कण अगर त्वरित गति से आगे की ओर बढ़े, अर्थात आवेशित कण की गति में त्वरण हो, आवेशित कण की गति में त्वरण हो, तब याद रखना बेटा, आवेशित कण एक प्रकार की विकिरण उत्सर्जित करेगा, और उस विकिरण का नाम होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकल कर गया है। इन दो बातों को ध्यान से समझे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा, तो दिशा बदलने के साथ साथ वेग परिवर्तित होगा, और वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। बट इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक आवेशित कण। कौन सा आवेशित? ऋणावेशित कण। प्यारे बच्चों, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि आवेशित कण की गति में अगर त्वरण हो, आवेशित कण एक त्वरित गति से गति करे, तब वह विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। प्यारे बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन भी लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा, तब इसमें क्या होगा? इसकी ऊर्जा में ह्रास, यानी ऊर्जा का ह्रास होगा। अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का त्याग लगातार होगा। ऊर्जा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कम होगी, तब
क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की गति पर। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गति पर कुछ इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा कि अगर ये धनावेशित कण है अर्थात नाभिक है, जब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो कुछ इस प्रकार से लगाएगा, लगातार ऊर्जा हानि होगी और ऊर्जा हानि होने के साथ साथ सर्पिलाकार मार्ग में गति होती रहेगी। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेगा और अंत में इस नाभिक से जाकर के टकरा जाएगा। और प्यारे बच्चों, जैसे ही नाभिक में जाके इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा तब परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा, परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली कमी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की यही थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को प्रदर्शित नहीं करता, जबकि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। देखिए ये बोर्ड है, ये परमाणु से मिलकर के बना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लगातार इसके परमाणु कम होते चले जाए, परमाणु का विनाश होता चला जाए? अगर परमाणु का विनाश होगा तो ये बोर्ड लगातार कम होता चला जाएगा। अर्थात आज इसकी लेंथ ये है, कल इसकी लेंथ कुछ यहाँ तक होगी, फिर इसकी लेंथ और कम हो जाएगी, फिर इसकी लेंथ कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि देखते ही देखते यह बोर्ड हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, हमारे आंखों के सामने से यह अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या कभी ऐसा घटित हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई भी वस्तु स्वयं ही खुद ही एक समय के बाद उसके विनाश की ओर चला जाए, उसका विनाश हो जाए। पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कुछ इसी प्रकार से परमाणु को परिभाषित कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेंगे, और जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से गति करते हुए इस नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली कमी रदरफोर्ड मॉडल की यही थी कि रदरफोर्ड का अल्फा किरणों का प्रयोग यह सिद्ध कर रहा था कि परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, परमाणु स्थायी नहीं रह सकता, जबकि परमाणु इसके विपरीत स्थायी अवस्था में ही रह सकता है। तो सबसे बड़ी कमी हमने ये पढ़ ली। अब दूसरी कमी को और देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे दूसरी बड़ी कमी क्या थी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको पढ़ना होगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, अर्थात किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है, तब अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और ये जो 7 रंग हमें एक स्क्रीन पर प्राप्त होते हैं, एक पर्दे पर प्राप्त होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है बेटे। विब ग्योर, अर्थात यहां से बैंगनी रंग, फिर जामुनी रंग, फिर नीला रंग, फिर हरा रंग, पीला, संतरी और लाल। तो कुछ इस प्रकार से हमें एक पर्दे पर इन रंगों का एक पैटर्न प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्राप्त होने वाले रंगों का जो निश्चित क्रम है, रंगों का ये जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है, इसी पैटर्न को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। किसका? श्वेत प्रकाश का। तो ये वर्ड होता है, ये होता है स्पेक्ट्रम, अर्थात
रंगों का ये जो निश्चित क्रम हमें एक पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दूसरी बड़े कमी को। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। प्यारे बच्चों, लगातार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है और नाभिक के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। जब हमने परमाणु का स्पेक्ट्रम पर्दे पर प्राप्त किया, परमाणु का स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ, तो सोचिए, आप थोड़ा माइंड लगाइए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा भी लगातार ही उत्सर्जित होगी, ऊर्जा का ह्रास लगातार होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गति करते हुए तो ऊर्जा को ह्रास ना करे और ऐसे आते हुए यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा उत्सर्जित कर दे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा फिर उत्सर्जित ना करे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा फिर उत्सर्जित करे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वरण जबकि यह होता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यू जैसे जैसे गति करेगा वैसे वैसे ही ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो हमें यहां से प्राप्त होने वाला जो ऊर्जा उत्सर्जन का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए था। ये जो स्पेक्ट्रम है बेटे, इसे कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। अर्थात कंटिन्यू स्पेक्ट्रम, क्योंकि ऊर्जा तो लगातार ही उत्सर्जित होगी, किसी भी समय ऊर्जा तो रुकेगी नहीं, क्योंकि कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन लगातार लगातार चक्कर लगाएगा तो लगातार ही ऊर्जा भी उत्सर्जित होगी। तो हमें स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार का प्राप्त होना चाहिए था, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता में क्या हुआ कि जब हमने परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ, तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। पर्दे पर जो प्राप्त हुई ऊर्जा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई। ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वास्तव में जब हमने परमाणु के स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया तो हमें स्पेक्ट्रम ये प्राप्त हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ये है बेटे असतत स्पेक्ट्रम। ये असतत स्पेक्ट्रम है। और जब रदरफोर्ड भाई साहब से ये कंफर्म किया गया, ये पूछा गया कि बताइए आपके अनुसार तो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, बट वास्तव में स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हो रहा है हमें वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। अर्थात कुछ समय तक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, कुछ समय तक अर्थात ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, और कुछ समय तक ऊर्जा उत्सर्जित ही नहीं हो रही। जब जब ऊर्जा उत्सर्जित होगी तब तब हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जब जब ऊर्जा उत्सर्जित ही नहीं होगी तब हमें यहाँ पर ये रिक्त स्थान प्राप्त होगा। फिर ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो फिर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड से जब इस बारे में कंफर्म किया गया तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ी दूसरी बड़ी कमी ये थी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा किरणों का प्रकीर्णन का प्रयोग सतत स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित कर रहा था, जबकि वास्तव में परमाणु के स्पेक्ट्रम जो होता है वो असतत होता है। तो दूसरी बड़ी कमी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये थी कि वो सतत स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों, ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, जिसे आगे चल करके बोहर नामक एक वैज्ञानिक आएंगे, वो इसमें कुछ सुधार करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसमें कवर आ रहा था विद्युत चुंबकीय विकिरण। नेक्स्ट लेक्चर में मैं विद्युत चुंबकीय विकिरण को ही पढ़ाऊंगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। बट इससे पहले एक बहुत छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज हम, और उस टॉपिक का नाम है बेटे इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर
इम्पैक्ट पैरामीटर, ये नया टॉपिक है, इसे कहते हैं बेटे संघट पराचल। छोटा सा टॉपिक है संघट पराचल। देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड के अनुसार जो धनावेशित कण था उसे क्या कहा गया था, नाभिक। अगर इस नाभिक के केंद्र से होती हुई इस प्रकार की हम एक रेखा खींच ले, तब जो अल्फा किरणें परमाणु से बिना विचलित हुए बाहर निकल गई थी, देखिए ये नाभिक था और अल्फा किरणें ये बिना विचलित हुए पार हो गई थी। कुछ अल्फा किरणें एक थीटा कोण पर विचलित हुई थी और कुछ अल्फा किरणें जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस चली गई थी। तो प्यारे बच्चों, जो अल्फा किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल गई थी, तो इसमें विचलन तो हो नहीं रही था, विचलन तो हुआ ही नहीं था। तो यहां से थीटा अर्थात विचलन कोण थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। इस कंडीशन में थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब पढ़ते हैं हम संघट पराचल। याद रखना, नाभिक के केंद्र से होती हुई यह रेखा तथा अल्फा किरण के बीच की लंबवत दूरी। देखिए लंबवत दूरी का मतलब ये जो लंबवत दूरी होगी इसे ही कहते हैं बेटे संघट पराचल। अर्थात नाभिक के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा और अल्फा किरणों के बीच जो लंबवत दूरी होती है वो कहलाती है संघट पराचल। इस कंडीशन में देखिए संघट पराचल कितना होगा, देखिए थीटा बराबर 0 है तो संघट पराचल इतना आ रहा है। बट अगर हमारा किरण इस प्रकार से हो जाए, इस थीटा कोण पर विचलित हो जाए, तब संघट पराचल क्या होगा, इस रेखा और अल्फा किरण तो ये है, इनके मध्य की जो लंबवत दूरी है d, अर्थात थीटा बराबर जब बड़ा हो जाए 0 डिग्री से, थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो जाए, तब देख रहे हैं आप संघट पराचल इसकी अपेक्षा, इस d की अपेक्षा ये d कम है। तो हम कह सकते हैं कि जब थीटा 0 होगा तो संघट पराचल जो होगा वो उच्च होगा। जब थीटा 0 से बड़ा होगा तब पराचल, संघट पराचल यानी इंपैक्ट पैरामीटर ये कम होगा। अर्थात जैसे जैसे 0 से बड़ा होता चला जाएगा, देखिए एक और कंडीशन में दिखाता हूं, एक और अल्फा किरण है वो इस नाभिक के पास में आई, तो नाभिक के पास में आएगी तो इसमें भी विचलन होगा कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कोण बनना है ये थीटा इस प्रकार से, ये थीटा और अधिक है, विचलन और भी अधिक हो गया। जो जो इसके पास में आएगी विचलन और अधिक होगा, और जैसे जैसे विचलन अधिक होगा तो अब देखिए इनके बीच की जो दूरी है वो और भी कम हो गई। अर्थात जैसे जैसे थीटा का मान 0 से अधिक होता चला जाएगा वैसे वैसे इंपैक्ट पैरामीटर अर्थात पराचल का मान, संघट पराचल का मान कम होता चला जाएगा। तो हमने 2 निष्कर्ष निकाल लिए। तीसरा और लास्ट निष्कर्ष इससे निकलेगा कि अगर कोई अल्फा किरण कुछ इस प्रकार से आए, ये इसकी बात चल रही है, अर्थात नाभिक से, नाभिक की ही दिशा में आए, तब क्या होगा बेटे, ये अल्फा किरण इस मार्ग पर आएगी और वापस प्लस इसे प्रतिकर्षित कर देगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना बन रहा है, 180 डिग्री। थीटा का मान 180 डिग्री बनना है, बट अल्फा किरण भी यही है और नाभिक के केंद्र से होकर जाने वाली किरण भी यही है। अब इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी हो गई, 0। अर्थात संघट जो पराचल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था इंपैक्ट पैरामीटर जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
जय हिंद।